अच्छा रहता। अरे पूरे 1 साल हो गए हैं बेटा, तुम अपने मायके नहीं आई हो। हाँ माँ, मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि मैं मायके हो आऊं, लेकिन आप यहाँ आने से पहले एक बार माँ जी से बात कर ही लेना। क्या पता आप यहाँ मुझे लेने आ जाओ और माँ जी मुझे जाने से मना कर दे। आपको तो माँ जी का व्यवहार पता ही है ना माँ, वो बहुत गुस्से वाली है। एक बार उन्होंने जो कह दिया सो कह दिया। ठीक है बेटा, मैं बात कर लूंगी, लेकिन एक बार तुम दामाद जी से बात कर लेना। ठीक है माँ, रखती हूँ मैं। मायके जाने का तो मेरा भी बड़ा मन कर रहा है, लेकिन माँ जी की इजाजत के बिना मैं जाना नहीं चाहती, वरना माँ जी 2 दिन में ही मुझे फोन करके बुला लेंगी। कम से कम माँ जी मुझे 1 हफ्ता मायके में रुकने की परमिशन दे, तभी मैं मायके जाऊंगी। अच्छा हुआ आप आ गए जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ क्या बात है मधु? सुनिए जी, 1 साल हो गए मैं अपने मायके नहीं गई हूँ। माँ का भी बड़ा मन कर रहा है कि बच्चों के साथ समय बिताए, इसलिए माँ चाहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए मायके चली जाऊँ। हाँ मधु, वैसे काफी दिन हो गए तुम्हें मायके गए। मेरी तरफ से तो मैंने कभी इनकार नहीं किया, लेकिन माँ का तो तुम्हें पता ही है। हाँ जी, इसीलिए तो मैंने अपनी माँ से कह दिया है कि पहले माँ जी से बात कर लीजिए, अगर उन्होंने मुझे जाने के लिए हाँ कह दिया तभी आप मुझे लेने आना। ठीक है मधु, वैसे मैं भी माँ से एक बार बात कर लूंगा। हाँ जी। माँ, मधु मायके जाना चाहती है। हाँ वैसे बहू की माँ का फोन तो आया था, बोल रही थी कि 1 हफ्ते के लिए अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाना चाहती है। माँ, पूरे 1 साल हो गए हैं, मधु अपने मायके नहीं गई है। हाँ वैसे 1 साल तो होने लगे। तो मधु को जाने दे क्या माँ? रुक जा बेटा, सुजल को भी आ जाने दे, मैं उससे बात कर लेती हूँ, फिर बहू की माँ को मैं फोन लगा लूंगी। ठीक है माँ। मम्मी, मेरे एग्जाम खत्म हो गए हैं, तो क्या हम नानी के घर जाएंगे? हाँ बेटा, अगर तुम्हारी दादी माँ ने जाने के लिए कह दिया तो हम लोग चले जाएंगे। क्या हुआ जी, आपने बात की क्या माँ जी से? हाँ मधु, मैंने बात तो की है माँ से। माँ की बातों से लग रहा था जैसे उन्हें कोई एतराज नहीं है। अच्छा, तो माँ जी ने जाने के लिए हाँ कह दिया? नहीं, अभी तो स्पष्ट उन्होंने हाँ नहीं कहा, लेकिन माँ बोल रही थी कि सुजल को आ जाने दो, पहले सुजल से पूछ लेती हूँ, उसके बाद हाँ या ना का जवाब दूंगी। जिंकी बेटा, तुम जाओ बाहर खेलो। ओके मम्मी। मुझे एक बात बताइए, अरे आप इस घर के बड़े बेटे हैं, लेकिन आपके यहाँ कोई चलती क्यों नहीं? मैं आपकी पत्नी हूँ और आपकी परमिशन से मैं अपने मायके जाऊंगी, लेकिन माँ जी हमेशा हर फैसले देवर जी से ही पूछ कर लेती है। यहाँ तक मेरे मायके जाने का भी फैसला देवर जी करेंगे। अरे मैं और मेरे बच्चे आपकी जिम्मेदारी है, ये फैसला तो आपका होना चाहिए ना कि आप मुझे मायके भेजना चाहते हैं या नहीं। इसमें देवर जी का क्या रोल है? मधु, मुझे भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। मेरी तनख्वाह से छोटे की तनख्वाह 2 गुनी है, इसलिए माँ हमेशा छोटे को ही ज्यादा तवज्जो देती है और घर के हर छोटे मोटे फैसले वो छोटे की मर्जी से ही लेती है। मैं कुछ नहीं कर सकता मधु। लेकिन कब तक जी, कब तक? अरे आपकी तनख्वाह कम है तो क्या हुआ, हमारी सारी जिम्मेदारी तो आप ही उठाते हैं ना, घर के खर्चे भी आप चला रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि देवर जी अकेले चलाते हैं घर का खर्चा। देखो मधु, थोड़ा धीरे बोलो, अगर माँ ने सुन लिया ना तो बेकार में कलेश हो जाएगा घर में। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मायके शांति से जाओ और शांति से कुछ दिन वहाँ रह कर आओ। हाँ जी, लेकिन कभी कभी मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे जाने दो, वो भी मेरा छोटा भाई है, अब फैसले वो ले चाहे मैं लूं, तुम अपना मन छोटा मत करो। ये है विमला जी के बड़े बेटे बहू शेखर और मधु। मधु और शेखर के 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी 6 साल की है और बेटा अभी मात्र 1.5 साल का है। विमला जी के 3 बच्चे हैं, 2 बेटा है, बड़ा बेटा है शेखर और छोटा बेटा है सुजल। और विमला जी की एक सबसे छोटी बेटी भी है रागनी। रागनी की शादी हो चुकी है और उसके भी 2 बच्चे हैं। विमला जी का छोटा बेटा सुजल एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी खासी पद पर काम करता है और उसकी सैलरी भी उसके बड़े भाई की सैलरी से 2 गुनी है। शायद यही कारण है कि विमला जी घर के हर छोटे बड़े फैसले अपने छोटे बेटे सुजल से ही पूछ कर लेती है। सुजल की अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन सुजल घर के मामलों में बिल्कुल महिलाओं की तरह इंटरफेयर करता है। मधु को तो लगता है कि उसके ससुराल में उसकी एक नहीं बल्कि 2 सास है, क्योंकि उसका देवर सुजल वह बिल्कुल सास की भूमिका निभाता है। क्या करूं, बहू को मायके जाने दूं या ना जाने दूं? वैसे सच में बहू को गए तो पूरे 1 साल हो गए हैं, मना भी करूं तो कैसे करूं? वैसे अभी तो घर में कुछ खास काम है नहीं, पापड़ बिजोरे और बड़ी बहू ने तो बना दिए हैं और अभी तो मेरी रागनी भी नहीं आ रही है। अरे सुजल बेटा, बहुत अच्छे समय में आया है, आ बैठ इधर, मुझे ना तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ, कहिए ना, क्या बात है? बेटा तेरी भाभी की माँ का फोन आया था, वो कह रही थी कि 1 हफ्ते के लिए वो अपनी बेटी को अपने घर लेकर जाना चाहती है। तो आपने क्या कहा माँ? अरे क्या कहती बेटा, जब तक मैं तुझसे कुछ पूछ नहीं लेती तब तक मैं कोई फैसला लेती नहीं हूँ। अब तू बता क्या करना है? वैसे माँ, अभी घर में तो कुछ खास काम है नहीं और रागनी भी अभी नहीं आ रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हम भाभी को जाने देते हैं और 1 हफ्ते की तो बात है। ठीक है बेटा, मैं कह दूंगी बहू की माँ से कि वो आ जाए अपनी बेटी को लेने। अब तो विमला जी के छोटे बेटे ने भी हामी भर दी थी, इसलिए विमला जी ने मधु की माँ को फोन लगा दिया और मधु की माँ से कह दिया कि वो दूसरे दिन आकर अपनी बेटी को ले जाए। मधु की तो जैसे खुशियों का ठिकाना न था। वाह मम्मी,
दादी और चाचू ने हाँ कह दिया, मतलब हम तो नानी के घर जा रहे हैं। हाँ बेटा, नानी जी आ ही रही हैं आपको लेने। मधु, इस बार तो माँ ने तुम्हें पूरे 1 हफ्ते की परमिशन दी है। हाँ जी, इस बार मैं चैन से अपने मायके में रहूंगी। हमेशा तो ऐसा होता था कि बस मैं जाती थी और दूसरे दिन माँ जी फोन करके मुझे बुला लेती थी और मैं भी भागे भागे आ जाती थी। लेकिन इस बार तो खुद माँ जी ने कहा है कि मैं 1 हफ्ते रहूंगी अपने मायके में। मधु, मधु बहू, देखो तुम्हारी मम्मी आई है। ये नानी आ गई, नानी आ गई। समधन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बेटी को पूरे 1 हफ्ते मायके में रहने की अनुमति दी है। हाँ समधन जी, इस बार तो मधु पूरे 1 हफ्ते रहेगी। आप अच्छे से अपने नाती और नातन के साथ समय बिताइए। प्रणाम माँ जी। खुश रहिए दामाद जी। नानी। हाँ बेटा चिंकी, आप तो बहुत बड़ी हो गई हैं। ठीक है बहन जी, अब हमें इजाजत दीजिए। अरे समधन जी, ऐसे कैसे जाएंगे आप? कुछ खा पी कर तो जाइए। नहीं समधन जी, फिर कभी। अभी तो मधु के पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उनसे कहा कि बस मैं जाकर तुरंत मधु को लेकर लौट जाऊंगी। मधु, मैं सामान गाड़ी में जमा देता हूँ, तुम चलकर नीचे गाड़ी में बैठो। जी ठीक है जी। प्रणाम मम्मी जी, मैं जा रही हूँ, 1 हफ्ते में लौट आऊंगी। ठीक है बहू। इस तरह मधु की माँ मधु की सास से अनुमति लेकर मधु को 1 हफ्ते के लिए अपने घर ले आती है। 2 दिन तो बहुत ही हंसी खुशी से बीतता है। मधु, तुम्हें पूरन पूरी खानी थी ना, आज मैं तुम्हारे लिए सेक दूंगी। नानी, मुझे तो बेसन के लड्डू खाने हैं। हाँ बिटिया, मैं तुम्हारे लिए जरूर लड्डू बनाऊंगी। चलिए माँ, मैं आपका हाथ बटाती हूँ। नहीं बेटा, तू यहाँ बच्चों के साथ समय बिता, मैं बना लूंगी, मुझे आदत है ना ये सब करने की। वैसे भी तो अपने ससुराल में 24 घंटे बस कामकाज में उलझी रहती है। अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, अब तो आदत हो गई है। चलिए ना, मैं आपका हाथ बटाती हूँ। चिंकी, चलो हम आइसक्रीम खाने चलते हैं। हाँ मामा जी, चलिए ना। मधु अपने मायके में बहुत खुश थी, खुशी खुशी से समय बीत रहा था। उधर मधु के ससुराल में भी सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन एक दिन मधु की सास को अचानक पता चलता है कि उनकी छोटी बेटी रागिनी आने वाली है। हेलो, हाँ रागिनी। मम्मी, मैं आधे घंटे में स्टेशन पहुंचने वाली हूँ, भैया से कह दीजिए वो मुझे लेने आ जाए। क्या? तू स्टेशन पहुंचने वाली है? रागिनी, तेरी आदत गई नहीं बेटा, कम से कम बताकर तो आना चाहिए ना। क्या मम्मी, मुझे लगा मैं आपको सरप्राइज दूंगी। ठीक है, तो मैं अपने ससुराल लौट जाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तू तो बस रुक जा, मैं शेखर को फोन करती हूँ, वो तुझे लेने आ जाएगा। अरे रहने दीजिए माँ, फिर तो लंबी प्रोसेस हो जाएगी। मैं एक काम करती हूँ, सुजल भैया को फोन करती हूँ, वो गाड़ी भिजवा देंगे। ठीक है बेटा। हे भगवान, रागिनी आ रही है और यहाँ मधु भी नहीं है। अरे रागिनी की खातिरदारी कौन करेगा? मैं अभी मधु को फोन करती हूँ, 3 दिन तो हो गए उसे मायके गए, वो कल के कल में आ जाए। हेलो मधु, तुम कल ही आ जाओ, मैं शेखर को लेने भेज रही हूँ। माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं? अरे मैं पूरे 1 हफ्ते के लिए बोलकर आई हूँ ना, अभी तो मुझे आज तीसरा ही दिन है और आप इतनी जल्दी मुझे वापस बुला रही हैं। हाँ हाँ, बोला तो था हमने, लेकिन घर में कुछ इमरजेंसी आन पड़ी है, इसलिए तुम कल ही आ जाओ। सास की बात सुनकर तो मधु का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि मधु के साथ हर बार ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन इस बार मधु को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है, इसलिए अपनी सास को साफ साफ आने से इनकार कर देती है। नहीं माँ जी, माफ कीजिएगा, मैं इतनी जल्दी नहीं आने वाली हूँ, मैं पूरे 1 हफ्ते बाद ही आऊंगी। बाप रे, इसकी इतनी हिम्मत, इसने मना करके सीधे सीधे फोन रख दिया। माँ, रागिनी आ रही है। हाँ बेटा, आ तो रही है, लेकिन देखना इस मधु को मैंने फोन किया कि ये कल आ जाए, तो इसने साफ साफ आने के लिए मना कर दिया। अरे ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे मना कर दिया भाभी ने? लेकिन बेटा, कैसे भी करके मधु को तो यहाँ वापस बुलाना होगा, वरना तेरी बहन की सेवा कौन करेगा? अरे तुम 2 भाइयों के बीच में इकलौती बहन है वो, और वो अपने मायके आए और अपना काम खुद ही करे, अच्छा लगता है क्या? ठीक है माँ, मैं फोन करता हूँ भाभी को। सुजल ने बड़े ही कॉन्फिडेंस से मधु को फोन लगाया। सुजल को लग रहा था कि उसकी बात कोई नहीं टाल सकता, लेकिन मधु ने बड़ी ही हिम्मत करके सुजल से भी साफ साफ आने के लिए मना कर दिया। अरे मैंने तेरी सास से साफ साफ बात किया था कि 1 हफ्ते में तुझे यहाँ रोकूंगी, लेकिन वो ऐसे कैसे बुला सकती है तुझे? हाँ माँ, और कुछ बता भी नहीं रही है किस तरह से वो मुझे अचानक क्यों बुला रही है। और अभी तो देवर जी ने भी फोन किया था, वो भी ऐसे घुर्रा के बोल रहे थे कि मैं कल के कल में वापस अपने ससुराल आ जाऊं। मधु, तू बिल्कुल फिक्र मत कर बेटा, हर बार उनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मैंने तो बता बोलकर तुझे यहाँ लाया है ना। हाँ माँ, बहुत हो गया, इस बार तो मैं भी उनके फोन पर नहीं जाऊंगी, हर बार वो मेरे साथ ऐसा ही करती है। इस तरह मधु के ससुराल से बार बार कभी सास का फोन आए, कभी देवर का फोन आए, लेकिन मधु ने सबको साफ साफ मना कर दिया कि वो 8 दिन पूरे होने के बाद ही वापस अपने ससुराल आएगी। देख सुजल, बहुत हो गया, बहुत प्यार से हमने मधु को समझा लिया। अब एक ही रास्ता है, तू सीधे मधु के मायके जा और उसे चलने के लिए बोल। यदि उसने आने के लिए आनाकानी किया तो उसके दोनों बच्चों को ले आ, देखना फिर बच्चों के पीछे पीछे कैसे भागे आएगी। ठीक है माँ। क्या माँ, पूरा घर सुनसान पड़ा हुआ है, कब से आवाज लगा रही थी मैं। अरे बेटा, कैसी है तू? मैं तो अच्छी हूँ, ये बताइए माँ कि भाभी कहाँ है?
मुझे भाभी के हाथ का पास्ता खाना है। बेटा अभी तो पास्ता मैं बना देती हूँ तुम्हारे लिए, अभी सुजल जा रहा है तुम्हारी भाभी को लेने। ठीक है माँ। इधर सुजल अपनी माँ की बात मानकर सीधे अपनी भाभी के मायके चले जाता है और भाभी के मायके जाने के बाद वो अपनी भाभी से 3-4 बार वापस ससुराल चलने के लिए कहता है, लेकिन मधु ने ससुराल चलने से साफ साफ मना कर दिया। तो फिर अपनी माँ के कहे अनुसार सुजल दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर वापस घर आने लगता है। देवर जी ये क्या कर रहे हो आप मेरे बच्चों को कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो मेरे बच्चों को, अरे रो रहे हैं मेरे बच्चे। भाभी ये सब मुझे कुछ नहीं पता, आप माँ से बात कर लो। देखो देवर जी मैं माँ जी से बाद में बात करूंगी, पहले आप मेरे बच्चों को मेरे पास छोड़ दो। मम्मी मम्मी हमें नहीं जाना है, मम्मी हमें यहीं रहना है नानी के घर। ये क्या तरीका है सुजल बाबू, ऐसे बच्चों को माँ से अलग करते हैं क्या? माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन इस वक्त मैं बस अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। जो भी बात है आप मेरी माँ से कर लीजिए। मधु रोते गिड़गिड़ाते रह जाती है, लेकिन सुजल मधु के दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है। माँ देखा आपने, अरे देवर जी ने मेरे दोनों बच्चों को ले गए। अरे मैंने उसे कितना मना किया लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी, और मैंने तो पूरे 1 हफ्ते के लिए कहा था ना तुम्हारी सास को, और वो भी खुशी खुशी मान गई थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि 3 दिन में ही तुझे वापस बुलाने लगी वो? हाँ माँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ, लेकिन मेरे बच्चे, मुझे अभी के अभी अपने ससुराल जाना होगा। मेरे बच्चे मेरे बिना नहीं रह सकते माँ। मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती माँ। मुझे अभी के अभी जाना होगा। माँ भाई से कहिए कि अभी के अभी वो मुझे मेरे ससुराल छोड़कर आए, बच्चे मेरे बिना नहीं रह सकते माँ। कितना रो रहे होंगे मेरे बच्चे। मधु की माँ अपनी बेटी को इस तरह से चिंतित होकर रोता देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से मधु की सास ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मधु के बच्चे अभी काफी छोटे थे जो अपनी माँ से दूर नहीं रह सकते थे। बेटा तुम रो मत, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल नहीं भेजना चाहती। अरे तुम्हारी जिंदगी तो तुम्हारे ससुराल में ही होगी, लेकिन इस तरह से तुम्हारी सास की हरकत ये मुझे बहुत अजीब लग रही है, हजम नहीं हो रही है उनकी ये हरकत, इसलिए ऐसे अचानक तो मैं तुम्हें ससुराल नहीं भेज सकती। अजीब दादागिरी मचा रखी है तुम्हारी सास ने। सावित्री मधु को जाने दो, मैंने सुजल बाबू को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। वैसे भी हमारी बेटी की जिंदगी तो उसके ससुराल में ही होना है, इसलिए तुम जाने दो मधु को। नहीं जी बिल्कुल नहीं जाने दूंगी, हर बार उनकी दादागिरी। अरे ऐसे होता है क्या? कौन सा मैं बिना बताए अपनी बेटी को लेकर आई थी? मैंने तो उनकी राजी खुशी से अपनी बेटी को यहाँ लेकर आई थी ना। देखो मधु बेटा, अभी तुम्हें तुम्हारे ससुराल जाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ ये तुम कैसी बात कर रही हो माँ? अरे मैं माँ हूँ उनकी, मेरे बच्चे मेरे बिना नहीं रह सकते माँ, मुझे अभी के अभी मेरे ससुराल जाना ही होगा। मेरे बच्चे मेरे बिना नहीं रह सकते माँ, मुझे जाने दीजिए। देखो बेटा मैं तो बहुत अच्छे तरीके से समझ रही हूँ, लेकिन तुम नहीं समझ पा रही हो। अरे अगर तुम्हारी सास को तुम्हें वापस बुलाना ही था तो एक बार मुझसे प्रेम से बात करती और मुझे बताती कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी आन पड़ी है जो तुम्हें वो वापस ससुराल बुला रही है। अगर वाकई में कोई दिक्कत परेशानी होती तुम्हारे ससुराल में तो मैं तुम्हें वहाँ जाने से बिल्कुल मना नहीं करती, लेकिन ये तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। माँ जी ने मुझे एक बार आने के लिए कहा और मैंने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने कारण बताने से इनकार कर दिया, इसलिए मैंने भी ससुराल जाने से मना कर दिया था। लेकिन ऐसे होता है क्या बेटा? मैंने 8 दिन की अनुमति मांगी थी उनसे, लेकिन ये कोई तरीका होता है कि देवर आकर अपने भाभी के बच्चों को खींचकर अपने साथ वापस ले जाए, वो भी इतने छोटे बच्चों को? बस मैं पता करना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी आन पड़ी है तुम्हारे ससुराल में जो तुम्हारी सास इस तरह से अपने बेटे को भेजकर तुम्हारे बच्चों को बुला लिया। तुम्हारी सास बहुत सियानी बन रही है, उन्हें यही लग रहा है कि बच्चे चले जाएंगे तो तुम बच्चों के पीछे पीछे दौड़ी चली आओगी। लेकिन नहीं बेटा, बहुत हो गया, इस तरह मैं तुम्हारी सास की दादागिरी तो बिल्कुल नहीं चलने दूंगी। बेटा एक काम करो, दामाद जी को फोन करके पता करो कि ऐसी क्या बात हो गई है। इस तरह मधु की माँ ने मधु को खुद समझाया और बच्चों के पीछे पीछे जाने से मना कर दिया। मधु की माँ ने अपनी बेटी को सलाह दिया कि वो दामाद जी को फोन करके पता करे कि उसके ससुराल में ऐसी कौन सी इमरजेंसी आन पड़ी है जो उसका देवर इस तरह से उसके बच्चों को लेकर गया है। और मधु ने भी जैसे तैसे अपनी माँ की बात मान ली और उसने अपने पति को फोन किया। हेलो सुनिए जी। अरे क्या हुआ मधु, तुम रो क्यों रही हो? कुछ हुआ है क्या जी घर में? नहीं तो ऐसे क्यों पूछ रही हो तुम? आपको तो पता है ना जी कि मेरी माँ ने माँ जी से इजाजत ली थी कि वो 1 हफ्ते मुझे यहाँ रखेंगी। फिर 3 ही दिन में ऐसा क्या हो गया जी जो माँ जी मुझे फोन पर फोन कर रही थी वहाँ आने के लिए और मैंने उन्हें आने से मना कर दिया, तो उन्होंने देवर जी को भेज दिया और देवर जी ने सीधे मेरे दोनों बच्चों को खींचते हुए यहाँ से ले गए। मेरे बच्चे रोते रहे लेकिन देवर जी ने मेरे बच्चों को नहीं छोड़ा। मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती जी, आप कुछ कीजिए। मधु अभी तो मैं ऑफिस में हूँ, मैं हाफ डे के बाद घर जाता हूँ, घर जाके बच्चों को संभाल लूंगा और देख भी लूंगा कि घर में ऐसा क्या हो गया जो सुजल ने
इस तरह से बच्चों को ले गया? हाँ जी, देखिए ना जाकर, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। मेरे बच्चे कितना रो रहे होंगे। ठीक है मधु। क्या हुआ बेटा, क्या कहा दामाद जी ने? माँ, उन्हें भी कुछ नहीं पता, वो तो ऑफिस में है। बोल रहे हैं कि घर जाकर देखकर बताएंगे। चलो मधु, चलो अपने कमरे में चलकर आराम कर लो। नहीं माँ, मैं बच्चों के बिना नहीं रह सकती। मुझे बहुत चिंता हो रही है माँ। मेरे बच्चे रोते होंगे, बिलखते होंगे। अरे दामाद जी ने कहा है ना बेटा कि वो अभी के अभी घर जाएंगे और घर जाके बच्चों को संभाल लेंगे। तू रो क्यों रही है? कम से कम दामाद जी का फोन तो आ जाने दे। वो बताएंगे कि घर में आखिर क्या बात है। यदि कोई इमरजेंसी होगी तो मैं खुद ही तुझे पहुंचाऊंगी। ठीक है माँ। शेखर हाफ डे लेकर घर जाता है तो वो देखता है कि घर में तो उसकी बहन आई हुई है। शेखर जैसे ही अपनी बहन को देखता है वो सारा माजरा समझ जाता है और फिर शेखर मधु को फोन करता है। हेलो हेलो, क्या हुआ जी? कैसे हैं मेरे बच्चे? मधु, बच्चों की चिंता मत करो तुम, मैं बच्चों को संभाल लूंगा। लेकिन घर में क्या हुआ है जी? अरे कुछ भी तो नहीं हुआ है, सिर्फ रागनी आई हुई है। क्या रागनी दीदी ऐसे अचानक? मधु, तुम्हें तो पता है ना कि रागनी ऐसे ही अचानक आती है, कभी खबर लेकर आती न खबर देकर आती। क्या सिर्फ रागनी दीदी के आने की वजह से माँ जी मुझे इस तरह से बार-बार फोन कर रही थी और मैंने जाने से मना किया तो उन्होंने मेरे बच्चों को बुलवा लिया? एक माँ को अपने बच्चों से दूर कर दिया सिर्फ रागनी दीदी के आने की वजह से? देखो मधु, तुम फिलहाल तो ना परेशान होना छोड़ दो और यदि तुम्हारा मन कर रहा हो तो आ जाओ और नहीं मन कर रहा हो तो जबरदस्ती नहीं है। तुम जितने दिन के लिए गई हो उतने दिन रह जाओ, उसके बाद आ जाना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अच्छा, तो अब मुझे सारा माजरा समझ में आ गया। अब जाकर समझ में आया है कि तुम्हारी सास तुम्हें बुलाने के लिए इतना परेशान क्यों हो रही है। और अब जब बेटी अचानक से आ गई है तो वो तुम्हें बुलाने के लिए परेशान है क्योंकि बेटी की सेवा भी तो करनी पड़ेगी ना। अरे उनकी बेटी के लिए तरह तरह का पकवान उसकी फरमाइश पर कौन उसे बना कर देगा? मायके का सुख कौन देगा? इसी के चलते अचानक से समधन जी अपने बेटे को भेजकर तुम्हारे बच्चों को बुलवा ली। उन्हें अच्छे से पता था कि बच्चे वहाँ चले जाएंगे तो तुम भी बच्चों के पीछे रोते रोते अपने ससुराल चली जाओगी। हाँ माँ, ऐसे ही है, क्योंकि जब जब दीदी आती है ना तो माँ जी तरह तरह के पकवान बनवाती है मुझसे। और इतना ही नहीं, 24 घंटे उनकी सेवा के लिए हाजिर रहती हूँ मैं। हाँ बेटा, यही तो माजरा है। अब तुम ना मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम ससुराल में किसी को भी फोन नहीं करोगी, बच्चों का हालचाल लेने के लिए भी नहीं। माँ, ये कैसी बात कर रही हैं आप? अरे बच्चे छोटे हैं मेरे अभी, वो रो रहे होंगे। बेटा, मैं समझ सकती हूँ, तुम माँ हो, परेशान होगी। तुम जैसे अपने बच्चों के लिए परेशान हो ना, वैसे मैं भी तुम्हारे लिए परेशान रहती हूँ। तुम भी मेरी बेटी हो। लेकिन आज अगर इन लोगों को अपनी गलती का एहसास नहीं कराया ना तो फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नरक बन जाएगी। अगर आज तुम डर गई, दब गई तो पूरी जिंदगी तुझे ससुराल में डरा कर दबा कर रखा जाएगा। और रही बात बच्चों की, तो बच्चे जैसे तुम्हारे हैं तो उनके भी तो कुछ है ना बच्चे। अरे बच्चों की वहाँ दादी है, बाबा है, चाचा है, बुआ है। अरे दुश्मन तो नहीं है वो लोग बच्चों के। जितना तुम्हें कह रही हूँ ना, फिलहाल तुम उतना ही करो। इसलिए बेटा, तुमसे जितना कह रही हूँ ना तुम सिर्फ उतना ही करो। किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है और किसी का फोन आया भी तो तुम मेरे सामने ही बात करोगी। ठीक है माँ? इस तरह मधु ने अपनी माँ की बात मान ली, लेकिन सच में मधु का मन तो जैसे मायके में लग ही नहीं रहा था। उसको तो हर समय बस अपने बच्चे ही नजर आ रहे थे। मधु की सास ने बहुत कोशिश की कि मधु उनकी बात मानकर चुपचाप अपने ससुराल आ जाए, लेकिन मधु ससुराल जाने से मना कर दी। इसीलिए मधु की सास ने अपने छोटे बेटे को भेजकर मधु के बच्चों को वहाँ बुलवा लिया, क्योंकि मधु की सास को लग रहा था कि बच्चे अगर यहाँ आ जाएंगे तो बच्चों की माँ भी दौड़ती हुई यहाँ आ जाएगी। लेकिन मधु की सास शायद ये बात भूल गई थी कि जैसे वो शेर है वैसे मधु की माँ सवा शेर है। मधु की माँ मधु की सास की चालाकी को समझ गई थी और इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को उसके ससुराल नहीं भेजा। जैसे ही सुजल बच्चों को लेकर अपने घर जाता है, बच्चे बहुत जोर जोर से रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। लेकिन जैसे तैसे मधु की सास ने बच्चों को बहला फुसलाकर, घुमाकर, खिला पिलाकर चुप करवाया था और बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी कि बहू अब आएगी या बहू तब आएगी। दादी, दादी हमें मम्मा पास जाना है। दादी, दादी मम्मा पास जाना है। अरे चुप कर तू, बड़ी मुश्किल से इस छोटे को सुलाया है मैंने, अब तू जोर जोर से रोने लगी। अरे आ जाएगी तेरी माँ। माँ नहीं आई भाभी अब तक। अरे आप कब कुछ बनाएंगी खिलाएंगी? भूख लग रही है मुझे। अरे चिंकी, तू इतनी छोटी भी नहीं है, ऐसे रो रही है मम्मा के लिए। अरे आ जाएगी तुम्हारी माँ। माँ जाइए ना माँ, कुछ बनाइए, बहुत भूख लग रही है मुझे। अरे 10 मिनट और देख ले बेटा, हो सकता है तेरी भाभी आती होगी। बच्चों के बिना तो वो रह नहीं सकती। माँ ये तो सो गया है, इसे आप पलंग पर सुला दीजिए और जल्दी से कुछ बना दीजिए। अभी बनाती हूँ ना बेटा, 10 मिनट तो इंतजार कर तू। अरे यार मम्मी, बहुत भूख लगी है, आप ही संभालिए इन्हें, मैं बनाकर खा लूंगी। सुबह से शाम होने को आई माँ,
लेकिन भाभी का कहीं पता नहीं है और आप बस यही बोले जा रही हैं कि अब आ जाएंगी तब आ जाएंगी। अरे फोन करो उसे आप। ला दो मुन्ने को, मैं इसे सुला कर आती हूँ। हे भगवान, इन बच्चों को संभालते संभालते तो जैसे मेरी हालत खराब हो गई। अरे तू चुप हो जा, तू क्यों रो रही है? माँ बेटी दोनों मिलकर एक को चुप कराती तो दूसरा शुरू हो जाता। बच्चे भी माँ के लिए परेशान थे। दोपहर से धीरे धीरे शाम होने वाली थी, लेकिन मधु का कोई अता पता नहीं था। अब तो मधु की सास को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एक तो बच्चों ने रो रो कर घर में तांडव मचा रखा था, ऊपर से घर के काम भी उनके जिम्मे थे, बच्चे भी उनके ऊपर थे और बहू का कहीं नामो निशान नहीं था। धीरे धीरे रात भी होने लगी थी। वैसे मधु का पति शेखर तो जल्दी घर आ गया था, लेकिन वो जानबूझकर अपने बच्चों को अपनी माँ के भरोसे छोड़ रखा था। अब तो मधु की सास को यकीन हो गया था कि मधु नहीं आने वाली है, क्योंकि रात होने वाली थी। बेचारी मधु की सास बच्चों के चक्कर में पागल हो गई थी, न खाना बना पा रही थी और न घर की साफ सफाई कर पा रही थी। और बच्चों की बुआ भी बच्चों को संभालने में परेशान हो गई थी। चाचू, चाचू मुझे मम्मा के पास जाना है। माँ, भाभी अभी तक नहीं आई? नहीं बेटा, कैसी लापरवाह औरत है। अरे अपने बच्चों की चिंता नहीं है उसे। और रागनी कहाँ गई माँ? अरे रागनी भी दिन भर से परेशान है बेटा। वो मुन्ने को संभाल रही है और मैं इस चिंकी के बच्चों को संभाल रही हूँ। कितना रोती है इतनी बड़ी होकर भी। अच्छा माँ, अभी तो भूख लगी है, पहले खाना लगा दीजिए, फिर देखते हैं। बेटा अभी तक तो हमने खाना बनाया ही नहीं है। ये बच्चे हैं कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अच्छा तो एक काम करो माँ, पहले फोन लगाओ आप भाभी को। हाँ बेटा, अभी फोन लगाती हूँ। तेरी सास का फोन है ना? हाँ माँ। हाँ बात कर, फोन स्पीकर पर ही रखना। हेलो बहू, तुम आ रही हो या नहीं? साफ साफ बता दो। नहीं माँ जी, नहीं आ रही हूँ मैं। इतनी मुश्किल से तो पूरे 1 साल के बाद अपने मायके आई हूँ। पूरा 8 दिन रहूंगी, उसके बाद ही आऊंगी। वैसे भी आपने ही तो मुझे 8 दिन रहने की परमिशन दी थी ना, फिर अचानक से आप मुझे बुलाने लगी। अच्छा ठीक है, तो अब तुम्हें आने की जरूरत भी नहीं है, अब तुम वहीं पर रहना। ला इधर दे मुझे फोन। बिल्कुल बहन जी, बिल्कुल यहीं पर रहेगी। जितने दिन के लिए मैंने आपसे परमिशन लेकर अपनी बेटी को यहाँ बुलवाया था ना, उतने दिन तो ये जरूर रहेगी अपने मायके में। इसलिए मैं अपनी बेटी को पूरे 1 हफ्ते अपने पास रखूंगी। आपने भी तो राजी को भेजा था ना, फिर अचानक से क्या तमाशा लगा रखा है आपने? देखिए बहन जी, अभी मेरा दिमाग बिल्कुल सही नहीं है। परेशान हो गई हूँ मैं बच्चों के चक्कर में। कैसी बेटी है आपकी, इसे अपने बच्चों की भी चिंता नहीं है? अरे कैसी दादी हो आप, जो बच्चों को भी नहीं संभाल पा रही हो? माफ करिएगा बहन जी, लेकिन आपकी सारी चालाकी ना मैं अच्छे तरीके से समझ गई हूँ। आपने जानबूझकर बच्चों को मंगवाया था ना, यह सोचकर कि पीछे पीछे मधु भी भागते हुए आ जाएगी। और जब आपने देखा कि आपकी बहू नहीं आई, तो आप फोन में उसे ऐसी धमकियां दे रहे हैं। अरे बहन जी, आपकी बेटी आई है तो आप अपनी बेटी के लिए पागल हो गई? मैं भी तो माँ हूँ। आपकी बेटी तो हर 4-6 महीने में अपने मायके आते रहती है, फिर आपकी यह हालत है। और मेरी बेटी तो पूरे 1 साल बाद अपने मायके आई है, उसमें भी आपकी नौटंकी लगी हुई है। अरे बहन जी, समझने की कोशिश कीजिए। अरे उसकी ननद आई हुई है अपने मायके, और ननद आए और भाभी मायके में रहे, अच्छा लगता है क्या? अरे बहन जी, बिल्कुल अच्छा लगेगा, क्यों अच्छा नहीं लगेगा? अगर हाँ अपनी ननद के आ जाने के बाद आपकी बहू अपने मायके चली गई होती ना, तब अच्छा नहीं लगता। आपकी बहू के आने के बाद आपकी बेटी आई है। देखिए बहन जी, एक बात मैं साफ साफ कह देती हूँ, ना ही आपकी बेटी साल में 1 बार मायके आती है और ना ही आप आपकी बेटी के सास से पूछकर विदा करके मायके ले आती हैं। वो तो जब मर्जी होती है तब अपने मायके के चक्कर काटती रहती हैं। मैं आपकी बेटी के चक्कर में अपनी बेटी का मायका छूटने नहीं दूंगी। मैंने पूरी इजाजत के साथ परमिशन लेकर अपनी बेटी को यहाँ लाया है 8 दिन के लिए। 8 दिन जैसे पूरे होंगे तो मैं बाइज्जत आपकी बहू को आपके घर तक छोड़ जाऊंगी। नहीं माँ, ऐसा मत बोलिए ना। माँ, मेरी सास बात में मुझे सुनाएगी, ये सब क्यों कह दिया आपने मेरी सास से? देखो बेटा, जो जितना डरता है ना, लोग उसे उतना डराते हैं। अरे कभी कभी लड़की होकर भी ना टाइट होना पड़ता है। माँ, साफ साफ समझ में आ गया मुझे, भाभी की माँ तो भाभी को नहीं भेजने वाली है। हाँ बेटा, मधु नहीं आने वाली है। माँ, अब आप बच्चों को संभालेगी कि घर का काम काज करेंगी? मैं तो कहती हूँ सुजल भाई से कहकर ना आप बच्चों को भाभी के मायके ही छुड़वा दीजिए। हाँ माँ, मैं ही बच्चों को छोड़कर आ जाता हूँ। बच्चों के रो रो के बुरा हाल हो चुका है। अब मधु की सास चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए मधु की सास को भी लगा कि भलाई इसी में है कि चुपचाप वो अपने पोता पोतियों को उसकी बहू के पास पहुंचा दे। मधु, मेरे बच्चे, मम्मा। धन्यवाद माँ जी, आज आपके कठोर निर्णय की वजह से ये सब संभव हो पाया है, वरना मधु को जिंदगी भर अपने ससुराल वालों से डरकर ही रहना पड़ता। हाँ बेटा, कभी कभी अपनी जिंदगी को सफल बनाने के लिए कठोर निर्णय लेना ही होता है। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए